देखिए, आज हम लोग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, इन सारी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था और उसके साथ साथ राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में भी अध्ययन किया था कि हर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किन किन प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि हम लोग राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी तक आ चुके थे। अगले राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह, श्री आर वेंकट रमन, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हम लोग आ जाए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। देखिए, एक चीज तो आप पहले ही हमने बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं अनुच्छेद 53 के अनुसार, लेकिन अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 50 इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बीच में पृथक्करण किया जाएगा, ठीक। लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 72 ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति महोदय को कुछ न्यायिक कार्य करने पड़ते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है। कौन कौन से मामले हैं? जैसे यदि किसी व्यक्ति को, सबसे पहले तो देख लीजिए, सबसे नीचे लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ये न्यायिक प्रक्रिया के, न्यायपालिका के अंग हैं। अब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला आया है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देता है तो उसके विरुद्ध अपील राष्ट्रपति के पास की जाती है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति उसकी मृत्युदंड को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि मृत्युदंड, ये हो गया मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमादान दे करने का अधिकार। दूसरा देखिए, अगर किसी को संघ शक्ति, मतलब 3 शक्तियां होती ना, संघ शक्ति, राज्य शक्ति और आपका जो कंबाइंड है, तो अब केंद्र शक्ति, राज्य शक्ति और संवर्ती सूची, तो संवर्ती संघ सूची में जो विषय है उसके तहत किसी को दंड दिया गया तो उस पर राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा हो गया, अगर किसी व्यक्ति को सैनिक न्यायालय ने दंड दिया हो, सैनिक न्यायालय, तो 3 प्रकार से हो गया। एक तो मृत्युदंड सजा पाए व्यक्ति की सजा को कम करना, माफ करना, लघुकरण करना या विराम करना, ये 4 चीजें होती हैं। इस प्रकार दूसरा है संघ शक्ति। संघ शक्ति के अधीन संघ सूची में विषय कोई हो, उसके तहत किसी व्यक्ति को सजा मिली हुई हो या सैनिक न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता व्यक्ति, इतने प्रकार के अगर न्यायालय से दंड मिलता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर के यहाँ अपील हो सकती है। पहला दे दीजिए। दूसरा, न्यायिक अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो इसमें आप देखिए, राष्ट्रपति कर क्या सकते हैं? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की माफ कर सकते हैं, खत्म। कोई व्यक्ति मृत्युदंड पाया है या उसको सजा कई वर्षों की मिली है तो उसको पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं। पहला तो माफ कर देंगे। दूसरा, उसकी सजा की अवधि को कम कर सकते हैं, जिसको लघुकरण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 20 वर्षों की कैद की सजा मिली है तो उसको 10 वर्ष कर देंगे, 8 वर्ष कर सकते हैं। तीसरा, सजा को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित करने का मतलब ये हो गया कि कुछ काल के लिए उस दंड को किसी कारण से रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। और चौथा होता है, उसकी सजा की प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मृत्युदंड प्राप्त है, उसको मृत्युदंड की सजा मिली हो,
तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत 4 अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 4 काम कर सकते हैं। पहले, सजा को पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं। दूसरा, उसकी सजा को लघुकरण, कुछ समय के लिए कुछ कम कर सकते हैं, सजा की अवधि को कम कर सकते हैं। तीसरा, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इतने कैदियों को छोड़ा गया, तो अगर केंद्र का विषय है तो राष्ट्रपति जी करेंगे, और अगर राज्य का विषय है तो राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल जी को भी अधिकार होता है सजा कम करने या माफ करने का। उसको हम राज्यपाल जब पढ़ाएंगे आपको, या राज्य की कार्यपालिका पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे। अब आइए, तीसरा होता है सजा को निलंबित कर सकते हैं, कुछ काल के लिए रोक सकते हैं। और चौथे में ये होता है कि उसकी प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, किस तरीके से सजा को माफ किया है, किसी की सजा को कम किया है। तो इस तरीके से ये कई कारण हैं। कई एक कारण ये होता है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली हो, रिट करते 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 ये कंडीशन हो जाती है कि वो 20 साल तक उसकी सुनवाई होती रहती है। तो उसमें राष्ट्रपति उस कंडीशन को देख के भी कुछ, अगर अपील होती है तो निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अब देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 143, 143, अनुच्छेद 143। इसमें देखिए कि हमने आपको बताया था कि ये आपका कार्यपालिका, इसके बाद विधायिका, और तीसरा न्यायपालिका। 3 चीजें हो गई। अब कभी कभी होता है, देखिए ये तीनों बराबर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सभी को समान शक्तियां हैं। अब अगर मान लीजिए कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति जी होते हैं। विधायिका के अंतर्गत आ गया संसद, और न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय वो है अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि राष्ट्रपति महोदय को अगर किसी संवैधानिक विषय पर राय लेनी है, अगर किससे राय लेंगे, अपने बराबर के, तो बराबर में विधायिका है। लेकिन विधायिका, चूंकि विधायिका के अंग तो राष्ट्रपति भी हैं, यहाँ लोकसभा, यहाँ राष्ट्रपति और यहाँ राज्यसभा। तो चूंकि यहाँ विधायिका के राष्ट्रपति महोदय भी हैं और राष्ट्रपति जी यहाँ भी हैं, तो विधायिका से तो राय लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भी है और बराबर भी है। तो राष्ट्रपति महोदय को अगर किसी विषय पर राय लेनी होगी तो वो किससे राय लेंगे, न्यायपालिका से। न्यायपालिका का मतलब राष्ट्रपति राय मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी राय दे दें केवल। उसके लिए क्या होता है कि एक संवैधानिक पीठ गठित होती है, संवैधानिक पीठ। और इस संवैधानिक पीठ में 5 जज होते हैं, यानी 5 जजों की पीठ, जिसे संवैधानिक पीठ कहेंगे, वो गठित होती है और वो तय करती है कि राष्ट्रपति महोदय को क्या राय दी जाए, राय दी जाए कि ना दी जाए। जैसे देखिए कि एक मामला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के संदर्भ में था और उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस AM अहमदी। तो राष्ट्रपति महोदय शंकर दयाल शर्मा ने इस संदर्भ में राय मांगी थी जस्टिस AM अहमदी से। उसके लिए 5 जजों की बेंच गठित हुई और उस बेंच ने निर्णय दिया कि हम इस विषय में आपको कोई राय नहीं देंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने राय दे दी, तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उस राय को माने या ना माने। यानी राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से कोई मांग कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसके लिए
5 जजों की बेंच गठित होती है, वो तय करती है कि राय दी जाए या ना दी जाए। और अगर राय मान लीजिए दे दिया तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति महोदय उस राय को माने या ना माने। ठीक है, लेकिन एक चीज और देख लीजिए, उसको खैर चलिए बाद में बता देंगे जब सर्वोच्च न्यायालय बताएंगे, यहाँ ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जो अनुच्छेद 143, ये जो सारी चीज होती है राष्ट्रपति जी द्वारा राय मांगना, वो 143 अनुच्छेद 143 के तहत होता है। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हो गई, न्यायपालिका संबंधी कार्य हो गए। राष्ट्रपति कहाँ कहाँ किन किन मामलों में अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या न्यायपालिका से राय मांग सकते हैं। 2 चीजें हो गई। अब देखिए हम लोग आ जाएं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का। देखिए वित्तीय शक्ति, क्योंकि कार्यपालिका के प्रमुख हैं तो वित्तीय शक्तियां तो होती ही होती हैं। अब वित्तीय शक्तियों में हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 112। देखिए अनुच्छेद 112 जो है वो धन संबंधी मामलों के संदर्भ में बताता है। अब देखिए कि इसमें आपका जैसे कि ये संसद, आप कहेंगे बार बार लिख रहे हैं, लेकिन बार बार आता ही है और समझने के लिए आसान भी होता है। ये लोकसभा, ये हो गया आपका राज्यसभा और ये राष्ट्रपति। अनुच्छेद 112 देखिए, अनुच्छेद 112 के तहत देखिए वर्ष में बजट पेश किया जाता है। बजट जो होता है वो बजट को क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब 1 साल का आय व्यय का ब्यौरा बजट होता है। इकोनॉमिक्स में हम आपको बताएंगे, वास्तव में 1 साल का ब्यौरा नहीं होता है, ब्यौरा तो 3 साल का होता है। पिछले वर्ष का वास्तविक, इस वर्ष का संशोधित और अगले वर्ष का अनुमानित, 3 वर्षों का ब्यौरा होता है। ये हम आपको इकोनॉमिक्स में बताएंगे किस तरीके से। फिलहाल ये जानिए कि अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 112 के तहत बजट प्रस्तुत करते हैं। ठीक, बजट में ये तय होता है कि भाई हम कितना खर्च करेंगे, कितना आय होगी, कितना व्यय होगा, ये सारी चीजें। बजट राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। केवल बजट ही नहीं है, और भी हैं, जैसे किसी नए राज्य के गठन का प्रावधान। तो ये आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब आ गया बजट। अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बजट लोकसभा में प्रस्तुत होगा। लोकसभा से पास होने के बाद, लोकसभा पास करेगी बजट, और बजट पास करने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। ध्यान रखिएगा, बजट एक ऐसा विधेयक होता है जिसपे जो पेश किया जाता है और पेश करने के बाद वो पास हो जाता है, मतलब जिस दिन पेश होता है उसी दिन पास हो जाता है। और बजट पर बहस जो होती है, जितने विधेयक होते हैं उनमें क्या होता है कि वो पेश करने से पूर्व उसमें काफ़ी दिनों तक बहस चलती है। बहस के बाद फिर वो जिस सदन में पास होता है फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। बजट जो होता है या धन संबंधी विधेयक जो होता है वो अनुच्छेद 112 के तहत लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, बजट या धन संबंधी विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और लोकसभा के बाद उसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा में उसे जब प्रस्तुत किया जाएगा तो राज्यसभा उसे अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। ठीक है, और 14 दिनों के अंदर उसे वापस पास करके या नहीं पास करके, जो कुछ भी हो, लोकसभा में प्रस्तुत कर। अगर पास करके भेज रहे हैं तो ठीक है, अगर पास करके नहीं भेज रहे हैं तो लोकसभा उसे 14 दिन के अंदर, अगर नहीं पास किए तो लोकसभा
14 दिन तक इंतजार करने के बाद लोकसभा उस प्रस्ताव को स्वयं पास कर देगी। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने कुछ दिया है कि इसमें ये संशोधन कर दीजिए, तो धन संबंधी मामले में लोकसभा मान भी सकती है और नहीं मान सकती है। ठीक है, तो इसके बाद इसको भी डिटेल करेंगे आगे जब लोकसभा पढ़ाएंगे कि धन संबंधी विधेयक किस तरीके से क्या होता है। तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता। और एक सवाल और उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, ये तय कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये तय करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है ये तय करते हैं। अब देखिए, जब राज्यसभा ने पास कर दिया या जो कुछ भी हुआ, तो 14 दिन के अंदर लोकसभा उसे पास कर देगी। ठीक है, धन संबंधी विधेयक। अब इसके बाद फिर जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया। राज्यसभा जब पास कर देती है, अगर पास कर दी तो फिर वो राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा। आमतौर पे पास ही कर देती है और राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देंगे। अगर राज्यसभा नहीं पास करती तो लोकसभा में आएगा और लोकसभा फिर उसको अंत में राष्ट्रपति के पास पुनः जाएगा। और राष्ट्रपति, हम आपको जैसा पहले बता चुके हैं कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक या धन संबंधी विधेयक इसको वापस नहीं कर सकते हैं, अनिवार्यतः उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये हो गया आपका धन संबंधी मामला। अब देखिए, राष्ट्रपति ये देखिए अनुच्छेद 267 देख लीजिए, 267। देखिए अनुच्छेद हम इसलिए बताते चल रहे हैं कि याद होता चले। और दूसरी चीज ये है, अनुच्छेद ऐसा नहीं है कि सारे अनुच्छेद हमको रटे ही पड़े हैं, तो बीच बीच में कुछ अनुच्छेद छूटते भी होंगे, लेकिन जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो हम आपको इसी समय बताते चल रहे हैं ताकि अध्ययन और याद करने के लिए आसान रहे। अब देखिए, अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति महोदय का नियंत्रण होता है। देखिए, दो प्रकार की निधि होती है, एक तो आकस्मिकता निधि हो गई, दूसरी संचित निधि हो गई। संचित निधि, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर नहीं होता है, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से, तो राष्ट्रपति का आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण होता है। और आकस्मिकता निधि पर संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर संचित निधि से धन व्यय करना है तो उसके लिए संसद अनुमति देगा, संसद की अनुमति से संचित निधि से धन व्यय कर सकते हैं। लेकिन आकस्मिकता निधि जो कि अनुच्छेद 267 के तहत है, इससे अगर धन व्यय करना है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर धन खर्च कर सकते, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि से धन व्यय करने की अनुमति दे सकते हैं। संचित निधि से अगर धन व्यय करना है तो उसके लिए आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, ये अंतर जान लीजिए। अब आकस्मिकता निधि का रोल क्या होता है, जैसे अभी देखिए कि कई जगह तूफान आया, जैसे बंगाल में तूफान आया, अम्फन, महाराष्ट्र में आया, तो ये इस तरीके की जब आकस्मिक घटनाएं घटती हैं तो तत्काल धन की आवश्यकता होती है। और उसमें ये तो होगा नहीं कि संसद पास करे तब धन मिलेगा, तो वो तो बड़ा मुश्किल समय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी आकस्मिकता निधि से, इस शब्द का ही देख लीजिए, आकस्मिक कारणों से ही दिया जाता है, तो आकस्मिकता निधि से धन खर्च करने की अनुमति दे देते हैं। और जैसे अभी पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र को, उड़ीसा को, इन राज्यों को दिया गया था धन, आंध्र प्रदेश को, तो उसमें इस वजह से दिया गया कि वहाँ पर ये कठिन स्थिति आ गई और आकस्मिकता निधि से धन खर्च करके और वहाँ राहत कार्य चलाए जा सके। तो आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति की नियंत्रण होता है। अगर राज्य की आकस्मिकता निधि हो
तो उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। तो ये है कि आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और बहुत आवश्यक कार्य के लिए राष्ट्रपति, अचानक कोई पड़ गई आपदा के लिए राष्ट्रपति धन निकालने की अनुमति देते हैं। अब अगला आइए अनुच्छेद 280। देखिए, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग क्या होता है, इसको देखिए, वित्त आयोग, ये अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। ये क्या होता है, वित्त आयोग हर 5 साल में राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 5 साल में गठित करते हैं और वित्त आयोग में वित्तीय मामलों के जानकार को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। वित्त आयोग करता क्या है, देखिए, जो हम लोग टैक्स वगैरह जमा करते हैं, ये सब सारे टैक्स वगैरह जमा होते हैं संचित कोष में। वित्त आयोग का काम का बहुत सारा धन आता है, केंद्र के पास आता है, राज्य के पास आता है, और केंद्र सरकार जो टैक्स वगैरह लेती है तो उसमें राज्यों का भी हिस्सा होना चाहिए। तो केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा किस प्रकार से होगा, ये तय करने का काम वित्त आयोग का होता है, ठीक है। तो वित्त आयोग ये तय करेगा कि केंद्र और राज्य के बीच में कितना कितना धन जाएगा, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 280 भी, ये आपके राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होंगी, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल में। अगले राष्ट्रपति, हम लोगों ने राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी के संदर्भ में पढ़ा था, और इसके बाद अगले राष्ट्रपति जो बने थे वो थे राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह। देखिए, श्री ज्ञानी जैल सिंह जो थे, इनका कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई 1979 से शुरू हुआ था। सन देख लीजिएगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि श्री नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी, और इसके बाद सारे राष्ट्रपतियों का कार्यकाल 25 जुलाई से ही शुरू हुआ है। 25 जुलाई 79 से 25 जुलाई 84, इस तरीके से 25 जुलाई को ही शपथ ली है अभी तक, एक परंपरा सी बन गई। तो और बीच में सारे राष्ट्रपतियों का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो 25 जुलाई 1989 को राष्ट्रपति बने श्री आपके ज्ञानी जैल सिंह। श्री ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो, उनका कार्यकाल भी बड़ा उल्लेखनीय रहा, और इनके समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। और एक हमने आपको बताया था वीटो, राष्ट्रपति जो अपना वीटो पावर का प्रयोग करते हैं, तो एक पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो कहा गया, वो पॉकेट वीटो का पहली और अंतिम बार जो प्रयोग किया गया था डाकघर संबंधी विधेयक के संदर्भ में, वो राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह के समय हुआ था। पॉकेट वीटो श्री ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसको क्या कहा गया था, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो। और ये वीटो, ये राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में हुआ था। और एक घटना और घटी थी श्री ज्ञानी जैल सिंह के ही कार्यकाल में, और वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से संबंधित मामला था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो भी श्री ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में घटित हुआ था। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, उन्हीं के 2 अंगरक्षकों द्वारा, वो उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह थे, और उन्होंने ही श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। तो इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी। ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने थे श्री आर वेंकट रमन। श्री आर वेंकट रमन जो थे वो, उनके संदर्भ में हम लोग
अगले वीडियो में देख लेंगे आर वेंकटरमन और राष्ट्रपतियों के संदर्भ में। ठीक है, और ये आपने, हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।